फजल शाह ने उसकी आंखों में झांका। हाँ सरदार साहब, आप हालात की नज़ाकत को समझे, मामला बहुत गर्म है। दोनों जेल से निकालने का मतलब है फजल शाह साहब की सियासी मौत। बहरहाल इनकी भी तो इज्जत है ना, किसी एक को तो जेल में रखना होगा। हनीफ खान तो मफरूर है, लानत भेजो तुम आलमदाद पर। इन छोटे छोटे लोगों को ज्यादा मुंह लगाने से बदमज़गी भी हो जाया करती है सरदार साहब। गनी खान ने फजल शाह की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन हनीफ खान वो तो सरदार रशीद ने कहना चाहा। उसके बाद अभी छोड़ दो, मैं उसके गिर्द घेरा तंग कर रहा हूँ। सरदार साहब, उसे जिंदा पुलिस तक नहीं पहुँचना चाहिए। इसमें हम दोनों की बका है, हम दोनों को मिलकर उसका खात्मा करना है। अगर हम इस इलाके में अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं तो उसकी मौत हमारे लिए नागुज़ीर है। फजल शाह ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कहा था। सरदार रशीद सोच में पड़ गया। उसके पास फिल वक्त इस ऑफर को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। फजल शाह का केस बड़ा मजबूत था। सरकारी दरबार में उसकी रसाई भी सरदार रशीद से कुछ कम नहीं थी। सियासी दबाव अलग था, और सबसे बढ़कर हनीफ खान का खतरा। वो भरा हुआ जख्म खोरदा चीता सबको चीर फाड़ कर रख देता है। डन, इसके मुंह से एक ही लफ्ज़ निकला। गनी खान ने फौरन फ्रिज से शैंपियन की बोतल निकाल कर खोली और तीनों शैतानों के दरमियान खुफिया मुआहदा तय पा गया। अगले हफ्ते जब नए इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करवाने की बारी आई तो इस हल्के से फजल शाह के मुकाबले में किसी ने कागजात दाखिल न करवाए। सरदार मुरीद चंद रोज बाद जमानत पर बाहर आ गया। मुकदमे का सारा बोझ आलमदाद पर डाल दिया गया। शेर खान से उसकी मुलाकात बाप की जिंदगी के आखिरी अय्याम में हुई थी, जब वो उनके पास एक व्यापारी की हैसियत में आया करता था। फिर अचानक वो गायब हो गया था। शेर खान इलाके गैर का रहने वाला था। उसने नज़ीर मोची से भी शेर खान का भरपूर तारुफ करवा दिया था। शेर खान के मुतालिक हनीफे को इस बात का इल्म तो था कि वो आए गए को संभालता है, लेकिन अभी तक उससे कोई काम लेने की नौबत नहीं आई थी। इसने अंदाजा कर लिया था कि फजल शाह उसके जराइम की फहरिस्त तवील करवाता जा रहा है, और जब पुलिस उन तवाइफों तक पहुंचेगी तो उसके खिलाफ डकैती और इरादा कत्ल के 3-4 और मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। उसे मौत या गिरफ्तारी से कभी कोई खौफ लाहक नहीं रहा था, लेकिन वो इस तरह फजल शाह को जिंदा छोड़कर मरना नहीं चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि जिस तरह भी मुमकिन हो फजल शाह वाला बोझ भी अपने जहन से उतार दे। इसके बाद वो अपने बाप की कब्र पर जा सकता था। शेर खान के डेरे तक उसे दूसरे दिन रसाई मुयस्सर आ गई थी। इलाका गैर में वो इससे पहले भी 2 मरतबा आ चुका था, लेकिन तब वो यहाँ मफरूर की हैसियत से नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन की हैसियत से आया था। शेर खान ने उसका इस्तकबाल इस तरह किया था जैसे नत्तू खान शेर खान का इस्तकबाल किया करता था। हनीफे, खुदा का शुक्र है तुम आ गए। मैं परसों ही तुम्हारे इलाके से वापस लौटा हूँ। मैंने तुम्हारे दोस्त को भी तुम्हारी खबर के लिए भेजा था, उसे भी तुम्हारा कुछ पता नहीं चल सका। शेर खान ने उसे अपनी तशवीश से आगाह किया। कौन सा दोस्त? हनीफ ने हैरानगी से पूछा। वो नज़ीरा और कौन? शेर खान ने कहा। वो यहाँ है? हनीफ खान ने हैरानगी से पूछा। शेर खान के कुछ कहने से पहले ही मुल्हिका कमरे का दरवाज़ा खुला और नज़ीर मोची की शक्ल हनीफ खान को दिखाई दी। हनीफ खान, इसका नारा लगाता हुआ नज़ीरा उससे यूं लिपटा जैसे एक मुद्दत से उसी के इंतज़ार में सूख रहा हो। उसने कमाल अदाकारी का मुजाहिरा करते हुए नत्थू खान की मौत पर टस्वे बहाने शुरू किए और ख़ुद पर होने वाले जुल्म की एक शानदार कहानी घड़ कर हनीफ खान को सुना दी। उसने साबित किया कि हनीफ खान के साथ वफादारी और मोहब्बत के जुर्म की उसे फजल शाह ने यह सज़ा दी है कि उसे जान बचाने के लिए भागना पड़ा, और अब फजल शाह ने झूठे इल्ज़ामात के तहत उस पर इतने मुकदमात दर्ज करवा दिए हैं कि अगर वो वापस गया तो सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही कट जाएगी। नज़ीर मोची गांव के हालात से मुकम्मल बाखबर रहा था। वो यहाँ पनाह लेने आया था, कोई मुस्तकिल क़याम करने नहीं आया था। उसे इल्म था कि नत्थू खान को फजल शाह ने किसी तरह कत्ल करवाया है। उसने सारी ज़िंदगी फजल शाह के साथ गुजारी थी और उसकी रग रग से वाकिफ़ था। इस वक्त हनीफ खान की हर मुमकिन हमदर्दी हासिल करना थी। यही एक तरीका था जो उसके आने वाली ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करता। हनीफ खान ने उसकी तवक्कुआत के अन मुताबिक नज़ीर मोची को हाथों हाथ लिया और 2-3 रोज़ ही में दोनों एक मरतबा फिर पुराने दोस्तों की तरह एक दूसरे से मुंसलिक हो गए। नज़ीरे को अपनी अगली ज़िंदगी के लिए हनीफ खान का मजबूत सहारा दरकार था। ये बात वो अच्छी तरह जानता था कि रिज़्क़े हलाल उसकी किस्मत पे नहीं लिखा है। वो पहले भी हराम खाता आया था और अब भी हराम ही खाएगा। अपनी मेहनत से कमा कर खाना उसने कभी सीखा ही नहीं था। अगर उसे हनीफ खान जैसे बहादुर शख्स का सहारा मिल जाता है तो अपनी सलाहियतें बरोए कार लाकर वो उसके ज़रिए इतनी दौलत हासिल कर सकता था जिससे आइंदा सारी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन
हनीफ खान के दिमाग पर तो एक ही भूत सवार था, वो किसी भी तरह फजल शाह को कत्ल करना चाहता था। हनीफे, मैं तुमसे ज्यादा इसका डसा हुआ हूँ। मैंने सारी जिंदगी इस हरामी की खिदमत में गुजारी है और इसका सिला मुझे इसने क्या दिया, तुम अंदाजा नहीं कर सकते हनीफ खान, मैंने फजल शाह के लिए क्या क्या नहीं किया। मैं भी यही चाहता हूँ कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो इससे इंतकाम लूँ, लेकिन अभी हमें सब्र करना होगा। अभी उसका वक्त नहीं आया। तुम्हें गाँव के हालात का इल्म नहीं है। मैं परसों यही वापस लौटा हूँ। फजल शाह बड़ा मक्कार आदमी है हनीफ खान। सरदार मुरीद जमानत पर रिहा हो चुका है, जिसका मकसद इसके सिवा और कुछ नहीं कि सरदारों और फजल शाह की सुलह हो चुकी है। इससे बड़ा इस बात का और क्या सबूत हो सकता है कि फजल शाह अकेला ही MPA का उम्मीदवार है, जिसका मतलब यह है कि सरदार रशीद ने अपने बड़े भाई की रिहाई के एवज ये कड़वा घूंट पी लिया है। लेकिन मैं फजल शाह की रग रग को समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि उसने सरदारों के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर छोड़ा होगा। वो इन हालात में सरदारों की दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। दोनों बदमाशों ने इस बात से इत्तेफाक किया होगा कि तुम्हें मिलकर खत्म कर देंगे। हनीफ खान, अभी तुम उनके साये से भी दूर रहो। और मेरी एक और बात ध्यान से सुन लेना, फजल शाह ऐसी हरकतें करेगा कि तुम अगर छुपे हुए हो तो तुम्हें तैश दिलाकर सामने लाए और घेर कर मार डाले, लेकिन मेरे जीते जी तुम इसकी साजिश के शिकार नहीं हो सकते। बहुत होशियार रहना। मेरे ख्याल से तो हमारा यहाँ ज्यादा देर तक रहना भी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ एक दो ऐसे चेहरे भी देखे हैं जो लोग कभी रियासत शाह के पास पनाह लेने आया करते थे। एक रोज नजीरे ने उसे समझाने के अंदाज में हकायक का तलख एहसास दिलाते हुए कहा, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हनीफ खान ने पूछा। ये मामला मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास कई ठिकाने हैं। नजीरे ने इतने पुरएतमाद लहजे में कहा कि हनीफ खान को वाकई इसकी बात पर यकीन करना पड़े। शेर खान के पास चंद रोज क़याम करने के बाद एक रोज दोनों वहां से आ गए। शेर खान ने गो कि अभी तक उन्हें यह एहसास नहीं होने दिया था कि वो इसके लिए कोई बोझ है, लेकिन ये बात हनीफ खान भी जानता था कि शेर खान का बिजनेस भी उस इलाके में है और इसका रब्ता भी फजल शाह से हो सकता है। उसे फजल शाह से हर सूरत बचकर रहना था। नजीरा उसे मुल्क के एक ऐसे बड़े शहर में ले आया था जहां उन्होंने एक मकान किराए पर ले लिया था, लेकिन चंद रोज के बाद ही नजीरे के मशवरे पर उसने इस शहर की एक गरीब सी बस्ती में 2 कमरों का एक मकान खरीद लिया। नजीरे ने उसे बताया था कि इस तरह किसी का ध्यान इस तरफ नहीं आएगा और मुस्तकबिल में हनीफ खान अपनी माँ और बहन को भी यहाँ लाकर आराम से रह सकेगा। हनीफ खान ने छोटी छोटी दाढ़ी रखकर अपनी शक्ल ऐसी बना ली थी कि वो पहले से बहुत मुख्तलिफ नजर आने लगा था। उन्हें यहाँ रहते 10-15 दिन गुजर गए थे जब एक रोज नजीरा उसे 2-3 दिन बाद आने का कहकर चला गया। उसने हनीफ खान को बताया था कि वो फजल शाह के हालात का पता करने जा रहा है और उसे मुकम्मल रिपोर्ट ला कर देगा। उसने हनीफ खान को समझाया था कि वो यहाँ लोगों से ज्यादा ताल्लुकात न बनाए और किसी को भी अपनी असलियत की हवा न लगने दे, इसमें दोनों की बका थी। हनीफ खान अभी तक उसकी बातों पर आंखें और दिमाग के दरीचे बंद करके अमल करता रहा था, क्योंकि उन शहरों के मुतालिक उसकी मालूमात ना होने के बराबर थी। उसे अपने इलाके की सरहद के दोनों अतराफ सैकड़ों रास्ते अजबर थे, सैकड़ों देहातों के नाम याद थे, लेकिन यहाँ वो अजनबी था। शायद उसकी बका का राज भी यही था कि उसने अपने बाप की जिंदगी में अपने मुल्क की ज़ेरे ज़मीन दुनिया से ज्यादा राब्ता नहीं रखा था। तीसरे रोज रात गए दरवाजे पर एक आहट ने हनीफ खान को चौकन्ना कर दिया था। इसने फुर्ती से अपने पास मौजूद पिस्तौल उठाया और दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया। ये पिस्तौल उसने कभी खुद से जुदा नहीं किया था। कौन? इसने दरवाजे के नजदीक जाकर पूछा। यार मैं हूँ, दरवाजा खोलो। और यहाँ कौन आ सकता है? नजीरे की आवाज सुनकर उसके तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। दरवाजा खुलने पर एक और हैरत उसकी मुंतजिर थी। इस मर्तबा नजीरे की आमद एक नौजवान दोशीज़ा के साथ हुई थी जो बड़ी बेतकल्लुफी से उसके साथ अंदर आ गई थी। सलाम कर, अपना यार है यूसुफ, नजीरे ने हनीफ खान का तारुफ उसके जाली नाम से अपने साथ आने वाली औरत से करवाते हुए कहा। उन्होंने यहाँ अपने नाम तब्दील करके रिहाइश इख्तियार की थी। हनीफ खान का नाम यूसुफ हो चुका था और नजीरे का अमीन। हनीफ खान हैरानगी से उसकी तरफ देखता रहा। अभी तक उसने लड़की का तारुफ नहीं करवाया था। लड़की नजीरे से कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफी का मुजाहिरा कर रही थी। हनीफ खान दूसरे कमरे में जाकर लेट गया, जबकि नजीरा लड़की के साथ उस कमरे में सो रहा। सुबह उठकर वो खुद हनीफे के कमरे में गया था, जिसको सारी रात नींद नहीं आई थी। कौन है ये? हनीफे ने छूटते ही कहा। घर वाली है मेरी, और कौन होगी? नजीरे ने लापरवाही से जवाब दिया। नजीरे, मेरे साथ झूठ नहीं चलेगा, सच सच बता, कौन है? कहाँ से लाया है तू इसे अपने साथ? हनीफ खान ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। छोड़ यार, क्या करेगा जानकर, तेरा क्या लेती है?
अच्छा है हमारे साथ कोई औरत भी होगी तो किसी को मामूली सा शक भी नहीं गुजरेगा। इसी तरह दो आदमियों का भी अकेले रहना ठीक नहीं ना। नजीरे ने उसे बहलाने के अंदाज में कहा। नजीरे, तू जानता है कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। हनीफ खान को खामखा गुस्सा आने लगा था। देख हनीफ खान, मैंने तेरे साथ अच्छा वक्त गुजारा है। हमारी भलाई इसी में है कि हम अब भी एक दूसरे का सहारा बने रहें। मैं तेरी तरह बहादुर आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरे सर में दिमाग जरूर मौजूद है। हम मफरूरों की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें कदम कदम पर पैसे की जरूरत पेश आएगी। तेरे मेरे पास कोई कानून का खजाना नहीं है, ना ही हम दोनों में से कोई बिजनेसमैन है और ना ही हम दोनों मेहनत मजदूरी कर सकते हैं। कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। ये हमारा गांव नहीं, ना कोई सरहदी इलाका है जहां बॉर्डर क्रॉस करके तुम किसी की गाय भैंस खोल कर ले आओगे। शहर की जिंदगी को तुम अब तक समझ चुके हो। यहाँ हमारी कोई माँ नहीं बैठी जो हमें घी के निवाले खिला दिया करेगी। हमें हाथ पांव मारने ही पड़ेंगे। मैं तो यही फन जानता हूँ। 2-3 महीने में अगर एक आध शिकार ऐसा हाथ लग जाए तो हमारे 2-3 महीने आसानी से गुजर जाया करेंगे। मैंने इस शहर की रंडी बाजार में बड़ी मुश्किल से वाकफियत निकाली है। अभी इसे यहाँ अपनी बीवी बनाकर रखूंगा ताकि इर्द गिर्द के लोगों को हम पर पूरी तरह यकीन आ जाए। जब लड़की आएगी तो इसे आगे सप्लाई कर देंगे। आम हालात में अव्वल तो नज़ीरा कभी इस नौइयत की गुफ्तगू ही हनीफ खान से करने की जुर्रत न करता। अगर कभी वो ये बात कह भी देता तो हनीफ खान उसकी जुबान काट कर फेंक देता। उसके लिए ये तसव्वुर भी करना बहुत अजियतनाक था कि नत्थू खान जैसे नामी ग्रामी बदमाश का बेटा अब रंडियों जैसे काम करेगा। किसी औरत को वरगला कर अगवा करना और उसे बाजार हुस्न में फरोख्त कर देना नज़ीरे का पेशा होगा, लेकिन उसने कभी इशारतन भी इस बात का जिक्र हनीफ खान से नहीं किया था। आज वो खुलकर इस तरह बात कर रहे थे जैसे हनीफ खान इस जलील धंधे में इसका पार्टनर हो रहा हो, इसका खून खोल रहा था। नज़ीरे, तू मुझे आज नहीं जानता, तूने ये जुर्रत कैसे कर ली? मुझे तूने समझा क्या है? उसका दिमाग गुस्से से फटने लगा। आवाज आहिस्ता कर ले हनीफे, दिमाग ठंडा रख। ये बात कभी पागलपन की हालत में भी दिमाग से ना निकालना है कि हम दोनों मफरूर हैं। मुमकिन है गिरफ्तारी की सूरत में मुझे फजल शाह 5-7 साल की कैद करवा दे, लेकिन तेरे खाते में उसने कौन कौन सा कत्ल डाल रखा है इसका तू अंदाजा भी नहीं कर सकता। अगर तू समझता है कि मुझसे अलग होकर अपना वक्त गुजारेगा तो तेरी मर्जी। मैं भूखों नहीं मरना चाहता। जब कोई मुतबादल रोजगार मिल जाएगा तो मैं ये धंधा छोड़ दूंगा। फिल वक्त मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। मुझे और कोई काम नहीं आता, ना मैं तेरी तरह कोई बहादुर इंसान हूँ। आगे तेरी मर्जी। जिंदगी के किसी कमजोर तरीन लम्हे में भी वो इतनी बुज़दिली का मुजाहिरा करेगा। हनीफ खान ने जीते जी कभी इसका तसव्वुर भी नहीं किया था, लेकिन आज उसे यूं लगा जैसे उसकी जिनस भी तब्दील हो गई है। उसे खुद पर हैरत हुई कि इसके एक ही धमकी ने उसे ठंडा कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे, किधर जाए। दिल तो उसका भी चाहता था कि अभी दोनों हाथों से उसका गला घोंट कर किस्सा ही पाक कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसे भी जिंदा रहना था। अभी उसकी माँ और होने वाली बीवी जिंदा थी। सुगरा उसकी इज्जत थी। अगर वो मर जाता तो फजल शाह उसकी इज्जत का सरे बाजार नीलाम कर देता। वो जानता था कि उसकी बरादरी के लोग लाख बहादुर और गैरतमंद सही, लेकिन यह हकीकत अपनी जगह कायम थी कि उसका बाप मर चुका है। नत्थू खान की जिंदगी में ये लोग किसी भी गिरफ्त के सामने सीना सुपर हो सकते थे, लेकिन अब वो आखिर कब तक फजल शाह और सरदारों की बदमाशियों का सामना करेंगे। ये लोग उनका बुरी तरह नाटका बंद कर देते कि सारी बरादरी को जान के लाले पड़ जाते। यूं भी जब साईं ही जिंदा न रहे तो उनकी शर्म कौन रखता फिरेगा। वो जल्द अज जल्द अपनी माँ और मंगेतर को इस जहन्नम से निकाल लेना चाहता था। उसे और कुछ तो ना सूझा। गुस्से से होंठ काटता वो घर से बाहर निकल गया। कहाँ जा रहे हो? नज़ीरे ने लापरवाही से दरियाफ्त किया। लस्सी पीने हनीफे ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा और तेजी से बाहर निकल गया। शाबाश हनीफ खान, अपना दिमाग अगर ठंडा रखोगे तो कामयाब रहोगे। बेटा तुम तो क्या, अगर तुम्हारा बाप नत्थू खान भी यहाँ होता तो मेरे सामने दम नहीं मारता। मैं भी नज़ीरा हूँ, नज़ीरा साहब। अगर तेरे हाथों से ही ये कारनामे अंजाम ना पाए तो किसी मौची की औलाद न कहना। उसने दिल ही दिल में हनीफ खान की बेबसी का मजाक उड़ाते हुए कहा। उड़ जा शेर की बच्ची, सुबह हो गई, कुछ खा पी ले। अपनी दाश्ता की कमर सहलाते हुए उसने हवलनाक नजरों से उसकी तरफ देख कर, हाय अल्लाह, सारी रात सोने नहीं दिया, अब तो जरा आराम कर लेने दो। शरीफा बीबी ने करवट बदलते हुए कहा। दोनों शैतान एक दूसरे से लिपट कर दोबारा लंबी तान कर सो गए। इलेक्शन हुआ और फजल शाह बारी अक्सरियत से कामयाब हो गए।
हैरत की बात यह थी कि उसके बेशतर जलसों की सदारत सरदार रशीद ने की। सरदार की जीपें और कारें फजल शाह की मुआवनत करती थी। सरदार रशीद ने फजल शाह की कार को अपनी कामयाबी बनाया और कहा था कि फजल शाह से ज्यादा इस सीट का कोई हकदार नहीं है। उसके भाई रियासत शाह की कुर्बानी रंग लाकर रहेगी और इस इलाके की किस्मत जरूर बदल जाएगी। सरदार रशीद और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की तरफ से सूबाई हुकूमत से अपील की गई थी कि शाह साहिब की तवील खिदमात, खसूसन रियासत शाह की कुर्बानी और पार्टी खिदमात के एवज़ उसकी सीट कामयाब होने वाले फजल शाह को सूबाई हुकूमत में नुमाइंदगी दी जाए, ताकि इस इलाके के अवाम की महरूमियों का अजाला भी किसी हद तक हो सके। और सूबाई हुकूमत ने इस अहम मुतालबे पर फौरन कान धरे थे। वज़ीर आला साहब ने 3-4 रोज़ बाद एक अहम तकरीब में फजल शाह को सूबाई वज़ीर बनाने का ऐलान कर दिया था। उसे बतौर ख़ास समाजी बहबूद की वजारत दी गई थी, ताकि वो समाज की जी भर कर बहबूद कर सके। आज शाहपुर में जश्न का साथ समा था। रियासत शाह के मज़ार पर खसूसन चरागा किया गया था, जहाँ बाकायदा महफिल समा मुनक्कद हुई थी, जिसमें उसका भाई वज़ीर समाजी बहबूद सैयद फजल शाह मेहमान खसूसी था, जबकि इस महफिल की सदारत फजल शाह की दरख्वास्त पर सरदार रशीद ने की थी। एक महफिल और भी इसके साथ जारी रही। इस महफिल तुर्क का खसूसी एहतमाम फजल शाह की हवेली में किया गया था, जहाँ इनायत भाई की बेटी ज़हरा ने हाजरीन के दिलों पर अपनी दिलरुबा और बेईमाना नुमाइश से बिजलियाँ गिरा दी थी। इनायत भाई ने इस महफिल की अफादियत के पेश नज़र बाजार से पूरा स्क्वाड दाश्ताओं का मंगवा रखा था, जो फजल शाह के ख़ास मेहमानों को सामाने इशरत फराहम कर रही थी। हवेली के करीबन तमाम कमरे इन खसूसी मेहमानों और मेज़बानों से अटे पड़े थे। सारी रात ये रक्स भेस जारी रहा। सुबह देर गए तक वो लोग बीत तान कर सोते रहे। अपने इलाके के गरीब आवाम की खुश्क रगों से बचे कुचे हुए चंद कतरे भी निचोड़ने के मंसूबे बना रहे थे, तो दरवाजे पर बड़ी मुअद्दबाना आहट हुई और शाह साहब की इजाज़त पर इनायत भाई अपनी बेटी ज़हरा के साथ कोरंश बजाती अंदर आ गई। कहो इनायत भाई, कोई कमी तो नहीं रह गई तुम्हारी खिदमत में? फजल शाह ने उसकी तरफ देखकर बेहुदा सा इशारा किया। मौला जिंदगियाँ रखे शाह जी आपकी, हमारे तो आप ही माई बाप है, हम तो गुलाम हैं आपके। मैंने बच्ची को मुस्तकिल आपके नाम लगा दिया है पीर बादशाह, बस एक धड़का सा दिल को लगा हुआ है। इनायत भाई ने नायका के से अंदाज में बदन लचकाते हुए कहा। क्या इनायत भाई, हमारे होते हुए तुम्हें क्या धड़का लग गया? फजल शाह ने लापरवाही से हंस कर कहा, माई बाप, वो मुआ हनीफा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, डरते हैं, खतरनाक आदमी है। उस रोज तो मौला ने जान बचा ली, मालूम नहीं कब तक ये बला दोबारा हम पर आन पड़े। इनायत भाई ने डरते डरते कहा। हाँ शाह जी, कुछ कीजिए ना इसका। ज़हरा भाई ने अपनी माँ की मुआवनत करते हुए ठुलाकर कहा। क्या बात करती हो इनायत भाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे अपने शाह साहब के होते किसी की क्या मजाल जो तुम्हारी तरफ आंख भर कर भी देखे। जाओ ऐश करो, देख लेंगे उस हरामी को भी। सरदार रशीद ने फजल शाह के बजाय जवाब दिया। बस हुजूर बांदियों का ख्याल भी रखिए, हम मस्कीन लोग हैं, और थाने वालों को कह दीजिए मौला आपको आबाद रखे। इनायत भाई ने समाजत से कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर मुस्तकिल गार्ड लगवा दूंगा। फजल शाह ने उसे वापस लौटने का इशारा करते हुए कहा। इनायत भाई और उसकी बेटी जिस तरह कोरंश बजाती आई थी, उसी तरह उल्टे कदमों वापस लौट गई। सरदार साहब, यार वाकई बात तो खतरनाक है, मैं तो सियासत में ही उलझा रहा। तुम इस कौम को जानते हो, वो साला जाने कब कोई मुसीबत खड़ी कर दे। फजल शाह ने उनके जाने के बाद तशवीश जाहिर की। फजल शाह, ठीक है तुम जो सोच रहे हो, लेकिन हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी, जब कभी आएगा देख लेंगे, सरदार रशीद ने लापरवाही से जवाब दिया। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।